नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी संगठन पर्व राज्य कर्मशाला समापन सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। बात करें केदारनाथ विधानसभा सीट की, तो होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं टिकट को लेकर शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत और शैला रानी रावत के पुत्र के बीच भी दावेदारी को लेकर एक तरह से जंग छिड़ी हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक टिकट का ऐलान हो जाता है, तो टिकट हासिल करने में कौन सा दावेदार बाजी मारने में कामयाब होता है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस विषय में कुछ बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जब जितने उनके केदारनाथ उपचुनाव में दावेदार हैं, उतने गुट उनके प्रदेश में भी चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से कोई अलग दावेदार, उनके कोई अलग प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके कोई अलग प्रत्याशी हैं, और जिसका चयन होने वाला होगा उसमें अंतिम मोहर जो उनके सुप्रीमो राहुल गांधी लगाने वाले हैं, वो कौन होगा ये अभी उनको स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से जो गुटबाजी चल रही है और आज की जो पत्रकार वार्ता उन्होंने की है दिखाने के लिए, वो भी एकजुटता दिखाने के वो प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस केवल सत्ता लोलुप है, केवल सत्ता के लिए संघर्ष करती है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मेरा दावेदारी करने का आधार भी मेरे कार्यकर्ता है, और आगे भी कोई डिसीजन जो भी मैं लूँगी वो मेरा खुद का डिसीजन नहीं है, वो मेरे कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही मैं हूँ। तो जो भी वो भगवान न करे कोई ऐसा नौबत आए। आपको जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, तो चीज़ें भी सकारात्मक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी, और अगर 1% ऐसी नौबत आती भी है तो उसके लिए मेरे से बड़े हैं, मेरे पार्टी के लोग हैं, वो बैठेंगे और वी विल डिस्कस कि हमें आगे फ्यूचर में किस तरीके से क्या स्टेप लेना है। ये विचार करेगी, और जो हमारा संगठन जिसको भी टिकट देगा सब मिलकर के काम करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई बागी लड़ने की कोशिश करेगा या कर रहा है, वो सब अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी में दबाव की राजनीति नहीं चलती है, और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना पार्टी का संविधान है, पार्टी का अनुशासन है, और जो अनुशासनहीनता करेगा वो चाहे कोई भी किसी स्तर का भी नेता हो, उसमें पार्टी उस पर विचार करती है और उसको देखती है। मुझे उनकी पुत्री की दावेदारी से किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। मैंने कल भी अपनी प्रेस वार्ता में यही कहा कि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल जी, सौरभ भंगुड़ा जी, सतपाल महाराज जी, रेखा आर्य जी, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि शैला जी के राजनीतिक जीवन में जयदीप सिंह बर्तवाल की उपयोगिता क्या थी एवं ऐश्वर्या रावत की उपयोगिता क्या थी। हमारा केवल संवादी जो बुनियादी सवाल हैं वो हैं। मुझे उनकी दावेदारी से किंचित मात्र भी लेश मात्र कहीं पे कोई संदेह नहीं है, और बड़ा स्वाभाविक है। और क्यों नहीं, जब चंदन रामदास जी का निधन हुआ तो उनके सुपुत्र तो 8-10 महीने से जो है तैयारी कर रहे थे लोकसभा विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट किसे दिया? चंदन रामदास जी की पत्नी को। आज 27 तारीख दिन के 12 बजे है। मैं कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की स्थिति। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर आज दावेदारों में से प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, यानी कि आज एक प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे जो केदारनाथ उपचुनाव लड़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोर से कांग्रेस कर रही है कि उनके द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन आप देखें, केदारनाथ की प्रत्याशियों की घोषणा से पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यालय 12 बजे पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। कोई भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ना तो बड़े नेता उपस्थित है, ना तो कोई नेता की यहां तक दिख रही है। यहाँ पर कोई भी बड़े नेता दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो रहा एंट्री गेट। वहां से नीचे सिर्फ पत्रकारों की गाड़ियां खड़ी हैं। कोई भी नेताओं की गाड़ी या कोई भी नेता अभी तक कांग्रेस कार्यालय में मौजूद नहीं है। इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मैं वही मीटिंग रूम आपको दिखा रहा हूं जहां पर कल मीटिंग हुई थी, यानी कि प्रेस वार्ता यहां पर की जाती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग की जाती है कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा, जहां पर देखें कुर्सियां तितर बितर स्थिति में अभी भी पड़ी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर आज
कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा की जानी है, लेकिन दिन के 12 बजे कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता यहां पर नहीं है। या कांग्रेस तो दम भर रही है कि वो केदारनाथ उपचुनाव जीत जाएगी। क्या ऐसी स्थिति में केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस जीत जाएगी? जहां एक और भाजपा लगातार अपनी तैयारियों में ही जुटी हुई नहीं है सिर्फ, बल्कि वो केदारनाथ में भी क्षेत्र भ्रमण करके वहां पर 40 लोगों को स्टार प्रचारक की सूची शामिल करके वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में भेज दिया गया है। लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं हो रहा है। प्रदेश मुख्यालय की जब यह स्थिति है दिन के 12 बजे, तो क्या हो सकता है? अब देखना यह है कि जिस प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव जीतने का दंभ कांग्रेस भर रही है, क्या यह उनका दंभ पूरा होता है, या भाजपा जो शुरू से केदारनाथ उपचुनाव के लिए लगी थी, उनके प्रदेश कार्यालय में आज भी पूरी तरीके से लोग मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, क्या वो केदारनाथ उपचुनाव जीतती है? यह तो देखने वाली बात है, यह तो जनता ही तय करेगी। लेकिन स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, जिसके चलते कांग्रेस की तरफ से कुल 13 नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी को लेकर जनता टीवी ने कांग्रेस नेता आलोक बगवाड़ी से बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव चला है। शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली हुआ था। वहीं केदारनाथ उपचुनाव सीट को लेकर कांग्रेस ही नहीं, भाजपा में भी काफी गुत्थम गुत्थी चल रही है। यदि बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में इसको लेकर कई धड़े भी बट गए थे केदारनाथ उपचुनाव टिकट को लेकर के। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के टिकट में करीब 13 दावेदार सामने आए हैं। उनसे में से एक है हमारे साथ आलोक बगवाड़ी जी। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ उपचुनाव का टिकट उनको मिल सकता है और क्या क्या इन्होंने अभी तक केदारनाथ में किया, इसकी पूरी रूपरेखा की जानकारी उनसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानकारी चाहिए कि आप एक दावेदार हैं, किस प्रकार से आपको लगता है कि कांग्रेस से आपको प्रत्याशी के रूप में वहां पर उतारेगी? जिससे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें है कि ये चुनाव होने वाला है और उसका रीजन ये है कि एक तो कभी भी कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण समाज को किसी प्रकार से दूसरा कारण ये है कि हमारे ये लगता है कि एक तो हमारे पास 7 हजार बहुत सिद्ध समाज थी, जो हम व्यापारी हैं। व्यापारी को भी कभी मतलब यह है कि व्यापारी का उत्पीड़न बहुत किया बीजेपी सरकार ने, व्यापारी उनसे बहुत नाराज है। इस वजह से व्यापारी की वोटिंग आगे बहुत मिलने वाली है। तीसरा क्या है, होटल एसोसिएशन। होटल एसोसिएशन क्या है, होटल वाले भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। अभी आपको मालूम है मई के टाइम में क्या सीजन बहुत बुरा चल रहा था यात्रा की, तो उन्हें क्या क्या हरिद्वार की जब यात्रा शुरू हुई तो एक बात बहुत ज्यादा 10 दिन बाद उन्हें यात्रा रोकने के कारण था कि साथ केदारनाथ में बहुत भीड़ हो रही है, दिक्कत महसूस कर नहीं सकता। जब सरकार एक यात्रा से रोकती दिक्कत महसूस कर रही, ठीक है मानते हैं कि दिक्कत आई है, पर कारण क्या था, जब इनके पास गंगोत्री यमुनोत्री का बद्रीनाथ जी का विकल्प था, तो इसलिए उन्होंने यात्रा को वहाँ नहीं रख सकती। तो उनकी यात्रा रुद्रप्रयाग में लाते, पहले तो गंगोत्री यमुनोत्री हो गई थी, फिर रुद्रप्रयाग में यात्रा आने से जो बद्रीनाथ जी आने से बद्रीनाथ चल रहा था। अगर सपोज आप परिवार के साथ आ रहे हैं, 3 दिन आपको अगर चाहते रुद्रप्रयाग में से आप आगे नहीं जा सकते, आप यहाँ वेट करो, या आप वेट कर सकते वेट करो, या आपको वापस जाना वापस, या फिर आप भी रुक सकते हो। 3 दिन बाद हजारों किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो केदारनाथ यात्रा करके जाएंगे। एक रीजन हमें मुख्य यानी हमारी स्थिति है कि सर क्या है कि टेम्पो ट्रेवल्स है, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, और जो काफ़ी होटल्स वाले हैं, उनका सारा धंधा बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, जिससे ये सारे लोग नाराज हैं। इसका भी हमें प्लस पॉइंट मिलेगा कि मतलब ये है कि हम होटल वेबसाइट होटल वेबसाइट सारा सब। तो यदि प्रतिद्वंदी की बात करें आपके सामने, तो कई बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, जिसमें से हरक सिंह रावत जो पूर्व मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी, उत्तराखंड की सरकार में भी रहे हैं। वहीं यदि बात करें मनोज रावत जो पूर्व विधायक खुद केदारनाथ से रहे हैं, तो उन सब के बीच में आप अपने आप को किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपका काम है जो आपको उनसे आगे लेकर जाएगा? देखिए क्या है, अगर हरक सिंह वाली बात है, हरक सिंह ने पहले तो प्लेटफॉर्म में कहा कि आपके माध्यम से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। ये नाम अगर आप पत्रकार हैं, आप अगर अपने नाम, अगर हरक सिंह ने आपको बोला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो बात अलग है। पर हमें जहाँ तक हमारे नॉलेज में हरक सिंह ने कभी किसी को नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज जारी होगी तो शायद आप बता सकते हैं कि हमारे फनाले चैनल के माध्यम हमारे पास। हरक सिंह रावत ने कहा था कि वहाँ की जनता जो है यदि उनको कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो हरक सिंह जी को क्या हरक सिंह जी वहाँ गए जनता के पास मिलने को कि साहब आप क्या चाहते हैं कि आप हमें, अगर हमें आपके पास आए साहब हमारा ये काम है, तो शायद आप मना नहीं कर पाएंगे ना।
तो वैसे हरसनी भी गए होंगे इसी जनता के पास, तो भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो सामने सामने कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति किसी को मना नहीं करता। इसलिए मतलब हो सकता है हर सिंह के अपने लॉबी रही होगी या अपने कोई चल रहे होंगे, पर जहाँ तक मेरे विज्ञान में या किसी टीवी चैनल को उन्होंने बोला है, ये तो विज्ञान में है कि टीवी चैनलों द्वारा ये तो बोला हर सिंह ने कि मैं चुनाव नहीं। मनोज रावत को आप कितना देखते हैं? देखिए, मनोज रावत जी हमारे यहाँ विधायक रहे हैं, उनका बहुत बड़ा आवाज भी है, उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किए ये तो जनता ही जानती होगी। आया मतलब ये है कि जो भी किया उन्होंने अपनी तरफ से बढ़िया किया होगा, और शायद 2022 में वो जनता को समझ नहीं पाए या जनता उनको नहीं समझ पाए, इसलिए जनता उनसे नाराज है। तो आगामी यदि आप प्रत्याशी है तो आप जनता से क्या वादा करते हैं कि आगामी 5 साल बाद जब आप, यदि आपको टिकट मिल जाता है, आप निर्वाचित हो जाते हैं, तो आप जनता से क्या वादा करते हैं कि 5 साल तक आप उनके क्षेत्र में यह काम करेंगे? आप उसकी रूपरेखा बताएं। देखिए क्या है, हमारा क्या है, केदारनाथ विधानसभा ये है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। हमारे यहाँ रोजगार के साधन बहुत। अब जो हमारे यहाँ विधायक रहे पहले, जो भी जितने विधायक हैं, उन्होंने धरातल में कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए उनसे लोग विधायक नाराज। हमारा क्या यहाँ पे आरोप एक व्यापारी है, वो व्यापारी दृष्टि से कि क्या काम हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं, जैसे छोटे छोटे ऐसे हैं, माचिस है, धूप बत्ती है, और कहते हैं उसको धूप बत्ती के अलावा है माता जी चुन्नी बनती है, वो चुन्नी वगैरह बन सकती है। ये सारी चीज़ें निश्चित से आती है उनको। मतलब ये फिर हमारे यहाँ कोई साधन, हमारे यहाँ एमएससी बीएड और सीटी निकाल के लड़के हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई सरकार ने कोई नहीं। हम ये चाहेंगे कि अगर ये सामान, अगर मतलब ये लड़के या छोटी छोटी बहनें या बड़ी बहनें जैसे स्वेटर वगैरह बनती हो, तो उनको बढ़िया स्वेटर बनती है, मशीन से बनती है, हाथ से बनती है। जैसे माता जी चुन्नी वगैरह बनती हैं, जो मतलब ये धूप बत्ती है, माचिस है, अगरबत्ती वगैरह ये बन सकती है, हमारे यहाँ साबुन वगैरह बनाए जा सकते हैं। सरकार हम रहेंगे कि हम अगर विधायक बनते हैं, सरकार में रहे ना रहे, वो ज़्यादा लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ विधायक के ऊपर चार्ज रखेंगे, वो ये काम ला सकता है। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ सब्सिडी, मतलब सिर्फ हमारे यहाँ सब्सिडी देगी सरकार, होम स्टे वगैरह में देगी। अगर इन सामान पर अगर सब्सिडी है तो हम ये चाहेंगे सरकार 70% सब्सिडी हम अपने लोगों को दिलाएंगे, 30% का जमा दिया जाए, 70% लोगों को बोल जाएंगे। तो मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि भाजपा के जो वहाँ पे प्रत्याशी होंगे, उनके सामने आप कितने अपने आप को चुनौतीपूर्ण माने? देखिए, आप क्या प्रत्याशी होंगे भाजपा के, कोई नजर ही नहीं आ रहा उनके। आप एक दो के नाम तो बताइए, कौन उनका प्रत्याशी? आप किसका नाम गिना सकते हैं कि वो प्रत्याशी वो है? अगर प्रत्याशी अगर है उनके, तो आज 26 तारीख होगी, 15 तारीख को चुनाव जारी होगी, 12 दिन हो गए इनको, 12 दिन के अंदर से अपने प्रत्याशी घोषित कर नहीं पा रहे हैं। जैसे वो तो फिर से कहते हैं ना, मृतक आपसी के साथ जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो इनको चले जाने की प्रतिक्रिया देना चाहिए। ये डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अंदर खाने डरे हुए, और इनको ज़्यादा इस बात है कि अगर आलोक और टिकट मिल रहा है तो हमारा क्या होगा। तो हमारे साथ थे आलोक गहवाला, उन्होंने कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश की है केदारनाथ सीट से। इनका कहना है कि इन्हें ही प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस उतारेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी के रूप में उतारती है और केदारनाथ सीट से किसे जीत मिलती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल सरकार के पूर्व विधायकों के 500 रुपए का भत्ता बढ़ाए जाने से बेहद नाराज है। उन्होंने इसके लिए विधानसभा की सब कमेटी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में पूर्व विधायकों को बहुत अच्छा वेतन मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में इतने कम भत्ते बढ़ाना ये पूर्व विधायकों का अपमान है। देखिए, पूर्व विधायकों का जो 500 रुपए भत्ता बढ़ा है, वो जो सब कमेटी की रिपोर्ट थी, जो सब कमेटी के अधिकार थे, उस पर कुठाराघात है। वो क्योंकि सब कमेटी, विधानसभा की जो सब कमेटी होती है, उसमें पूरी ताकत विधानसभा की होती है, और उसकी रिपोर्ट को एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा काटना ये गलत है। दोबारा उस पर विचार किया जा रहा है, और सरकार ने जो ये भत्ते बढ़ाए हैं, विधानसभा में जो भत्ते बढ़े हैं, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। आज जो हमें मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया है, आज उसके विषय में हमारे विधायक जी जो है, हमारे जो मित्र लोग हैं, या हमारे पंकज नंदा जी हैं, इन सब ने हमें सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। हमें आईटी संयोजक को, हमें उसके लिए मीडिया में जो हमें लोकसभा में जो हमें कार्य सौंपा गया था, हमने वो काम किया, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमसे खुश हुए और उन्होंने हमें सम्मान किया।
देवभूमि उत्तराखंड में जहां एक तरफ धामी सरकार सख्त भू कानून लाने के लिए विशेष समिति के जरिए समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश में सख्त भू कानून लागू हो, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जो सबसे अच्छा सख्त भू कानून हो सकता है उसके लिए लाने के लिए सरकार के संकल्पित है। और इसके लिए सरकार के द्वारा पूर्व में भू कानून को लेकर एक समिति बनाई गई, उस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। उस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी जो हमारा बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में प्रदेश के हित का सबसे अच्छा, सबसे कड़ा भू कानून प्रदेश में लागू होगा और विधानसभा की पटल पर भू कानून को रखा जाएगा। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो सरकार ने उत्तराखंड की जमीनों को बेचने का, जो कुछ समूहों को देने का जो षड्यंत्र किया था, उस पर आधारित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले तो 18 में उत्तराखंड की सरकार ने 143 और 154 धारा में परिवर्तन किया, उससे 12.5 एकड़ से अधिक जमीन किसी भी कंपनी को लेने की छूट दी। और उसके बाद 22 में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उस जमीन को, अगर वो औद्योगिक प्रयोग के लिए उस भूमि का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो उस जमीन को सरकार में निहित करने की भी रोक लगा दी। ऐसे 18 से लेकर के और आज तक की सरकार ने भू कानून में 23 परिवर्तन करके सरकार ने जमीनों के लूट की खुली छूट मचा दी थी। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही नगर निगम की गौशाला का जायजा लेकर अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी भी ली। साथ ही HRDA के शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने HRDA के कामों की सराहना भी की। समझ रहा हूँ कि HRDA लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि अनेकों जो हमारे यहाँ HRDA द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च से जिस दिन शहीद दिवस होता है, लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। तो वहीं उत्तराखंड में बिजली के बढ़ते दामों में विभागों के प्रयास के चलते कमी आई है, जिसका फायदा अब बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा है। यूपीसीएल के निदेश परियोजक अजय कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली कम दरों पर दी जा सके, इसके लिए जरूरी कार्य किया जा सकता है और वो किए भी जा रहे हैं। अब तक 219 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में कम कर वापस किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि बिजली उपभोक्ताओं को कम से कम दर पर बिजली मिल सके। तो हम लोग जो बिजली के जो दरें हैं वो इस पे डिपेंड होते हैं कि हम लोग को जनरेटिंग कंपनीज किस रेट पे बिजली मुहैया करा रही हैं। तो हम लोग के प्रयास से और सरकार के प्रयास से हम लोगों ने सस्ती बिजली को सोर्स किया है, जिससे कि जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। और अब जो हम लगातार पिछले 4 महीनों से जो औसत टैरिफ है उससे कम दरों पे बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो रहा है। और जैसे कि ये जुलाई में 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से हमने पैसे वापस किए हैं। उसके बाद अगस्त में 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से औसत वापस हुए हैं और ऐसे ही सितंबर में 23 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वापस उपभोक्ताओं को वापस किए गए हैं और अक्टूबर में ये 70 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमने वापस किया है। कुल 219 करोड़ रुपए इस हमने उपभोक्ताओं को वापस किया है।
तो वहीं विकासनगर में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दफ्तर पर छापेमारी की। कालसी दफ्तर में अपर सहायक अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया गया। वहीं इस दौरान विजिलेंस की छापेमारी से विभाग में हड़कंप मच गया। इसी के चलते विजिलेंस टीम ने आरोपी जेई से लंबी पूछताछ भी की। तो उधर रायवाला ठेके पर अचानक डीएम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। इसी के चलते आबकारी विभाग की टीम ने शराब के ठेकों पर हो रही ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कार्रवाई की। साथ ही डीएम ने ओवर रेटिंग पाए जाने पर शराब ठेकों पर भारी जुर्माना भी लगाया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।